स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं पीटीजे यूनिवर्स के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्पी जनरेशन के मेंबर्स के बारे में। और इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं जानता हूं इस चीज पे सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, और अगर तुम्हारे कोई अलग थॉट्स है मुझसे तो कमेंट सेक्शन में कृपया करके शांति से डाल देना। मुझे गालियां देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से बनाई है और उस हिसाब से बनाई है जिस हिसाब से पीटीजे ने हमारे कैरेक्टर्स को हमारे सामने पोर्ट्रे किया है। तो अगर अभी तक तुमने लुकिज्म और मैनेजर किम की मानवा नहीं पढ़ी है तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर तुम वो दोनों मानवा पढ़ लोगे तो तुम्हें काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो विद फेस फॉलो मॉर्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 हान सुसेओंग। अब देखो, जिन लोगों ने मैनेजर किम की मानवा पढ़ी होगी वो तो समझ गए होंगे कि मैंने हान सुसेओंग को नंबर 10 पे क्यों रखा है रादर देन जिनचोल पार्क या फिर मैनेजर किम के। बट जिन लोगों ने मैनेजर किम नहीं पढ़ी, मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि मैंने हान सुसेओंग को नंबर 10 पर क्यों रखा है। अब देखो, हमारे मैनेजर किम के जवानी से बुढ़ापे तक सिर्फ दो ही दोस्त रहे हैं, और उनमें से एक है हान सुसेओंग, टाइकोंडो लेजेंड। अब देखो, ये बंदा टाइकोंडो लेजेंड है और साथ ही साथ इसको क्योकुशिन कराटे भी आती है, और वो भी गन से बेटर। मैं जानता हूँ लुकिज्म के फैंस के लिए ये सुनना काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, लेकिन ये गन से बेटर क्योकुशिन कराटे परफॉर्म कर सकता है। वेल, इन सबको एक साइड रखते हुए बात करते हैं इसके पावर लेवल्स की। तो देखो, सबसे पहले तो इसके पास एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है, मतलब इसके पास किसी भी पॉइजन के खिलाफ एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर कोई भी पॉइजन काम नहीं करता। इवन हमारे मैनेजर किम पे भी पॉइजन काम करता है, चाहे स्लो इफेक्ट होता हो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी उन पे पॉइजन इफेक्ट करते हैं। लेकिन इस बंदे पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता किसी भी पॉइजन का, किसी भी पॉइजन का, मतलब किसी भी पॉइजन का। सेकेंडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि मैंने इसको नंबर 10 पर क्यों रखा है और मैनेजर किम या फिर जिनचोल पार्क में से कोई नंबर 10 पर नहीं है, क्योंकि इस बंदे के पास अपने तरीके का एक यूआई मोड है। बिल्कुल सही। हान सुसेओंग के पास एक पर्सनालिटी पैच नाम की एबिलिटी है, जिसके अंदर ये अपना आपा खो देता है, और अपना आपा खोने के बाद इस बंदे को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे यूआई डैनियल पगला जाता है, वैसे ये बंदा भी पगला जाता है। हान सुसेओंग को पर्सनालिटी पैच थोड़ा बहुत कन्विक्शन और यूआई दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि कन्विक्शन में जैसे आपकी बॉडी को नहीं पता होता कि कितनी लिमिट्स तक वो अपने आप को पुश करना चाहती है और कितनी लिमिट्स तक वो अपने आप को पुश कर सकती है, और इसी के साथ कभी कभार वो बॉडी की लिमिट्स को ब्रेक कर देती है, जैसे हमने जिनरंग के केस में देखा था। वैसा ही सेम हान सुसेओंग का भी केस है। और जैसे यूआई में जाने के बाद बिग डैनियल छोटे डैनियल की कुटाई करता है, मतलब अपनी ही बॉडी की कौन कुटाई करता है, ऐसे ही हान सुसेओंग की सोचने समझने की शक्ति चली जाती है और वो अपने दोस्तों की भी कुटाई लगा देता है। नंबर 9 टॉम ली। अब देखो, भिखमंगों का राजा या फिर किंग ऑफ स्ट्रीट्स या फिर किंग ऑफ बेगर्स, टॉम ली काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन टॉम ली के पास ज्यादा कोई एबिलिटीज नहीं है। उसके पास सिर्फ अपनी वाइल्डनेस है और सिर्फ अपनी रॉ फाइटिंग इंस्टिंक्ट है, जिस वजह से मैंने उसको इस नंबर पे रखा है। वरना इससे ऊपर जितने भी लोग आते हैं उन्होंने किसी न किसी मार्शल आर्ट के अंदर मास्टरी ले रखी है। अब देखो, वाइल्डनेस और रॉ इंस्टिंक्ट होना काफी अच्छी एबिलिटी है अपने आप में, लेकिन अगर किसी के पास मास्टरी है मार्शल आर्ट्स के अंदर तो ऑब्वियसली तुम उसको रॉ इंस्टिंक्ट और सिर्फ वाइल्डनेस के साथ तो नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम एक जंगली जानवर की तरह ही लड़ रहे होगे, और वो तुम्हें ऐसी टेक्निक्स में पेल के चला जाएगा जिसमें तुमने सोचा भी नहीं होगा। इवन टॉम ली को तेजिन चियोन ने भी अच्छी खासी फाइट दी थी, जबकि तेजिन चियोन तो सेकंड जनरेशन से बिलोंग करता है। लेकिन इसके अलावा लुकिज्म में इसके हमें ज्यादा कारनामे देखने को मिले नहीं है, लेकिन इसकी एक एक्चुअल फाइट देखने को मिली थी गो किम के साथ, और गो किम और ये दोनों ही इक्वल फुटिंग पे थे उस फाइट के अंदर। और देखो, टॉम ली की एज गो किम से बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो ऑब्वियसली जब हम फाइट्स को एनालाइज करते हैं हमें एज फैक्टर भी लेकर चलना पड़ता है कि गो किम काफी ज्यादा यंग स्टेज में है और टॉम ली बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्टेज में है। प्लस टॉम ली का एक हाथ भी कटा हुआ है, तो सिर्फ उसके पास एक ही हाथ है जिससे वो फाइट कर सकता है। इसके अलावा भी एक और बंदा है जिससे टॉम ली ने काफी अच्छी तरीके से इक्वल फुटिंग पे फाइट करी थी, और वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो मैनेजर किम में हमें देखने को मिलता है अंडरवर्ल्ड का किंग, जिसके पास परफेक्ट बॉडी थी। बिल्कुल सही। डैनियल के अलावा भी एक बंदा था जिसके पास परफेक्ट बॉडी थी, वो बता लगे उसका एंटीट्यूड दे के परफेक्ट बॉडी को मिटा दिया था उसकी। लेकिन स्टिल तुम लोग जानते ही हो कि परफेक्ट बॉडी वाले लोग कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। जब यूआई में जाता है डैनियल, हमारा एसबी डैनियल जब यूआई के अंदर जाता है तो वो कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि लोग उससे भागने लगते हैं लिटरली। और ऐसे ही टॉम ली नॉर्मल ह्यूमन है, उसके पास परफेक्ट बॉडी नहीं है, लेकिन स्टिल वो एक परफेक्ट बॉडी वाले बंदे से इक्वल फुटिंग पे लड़ा था और लिटरली उस बंदे को खौफ का असली मतलब बता दिया था। नंबर 8 बेकोकॉन। अब देखो, नंबर 8 पर आता है हमारी गाब्रियोन किम की स्वॉर्ड बेकोकॉन। अब देखो, ये तो हमें नहीं पता कि ये कितना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं कर रखा मानवा के अंदर, बट हमें सिर्फ इतना पता है कि जैसा रिलेशन जेक और जेरी का है वैसे रिलेशन बेको और गाब्रियोन किम का भी था। और ऑब्वियसली बात है कि जेरी और जेक में पावर लेवल का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि जेरी कुछ टाइम पे तो जेक से ज्यादा ही पावरफुल दिखाया गया है हमें मानवा के अंदर। लेकिन हम गाब्रियोन किम और बेकोकॉन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देखो, गाब्रियोन किम तो बहुत ही बड़ा लेजेंड था और उससे ज्यादा पावरफुल मानवा के अंदर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन बेकोकॉन अगर उसकी स्वॉर्ड था तो ऑब्वियसली उसको भी काफी हद तक स्ट्रांग होना ही पड़ता, ताकि अगर गाब्रियोन किम से पहले अगर कोई उससे भिड़ ले तो वो उसको निपटा सके, या फिर गाब्रियोन किम तक लोगों को जाने से रोक सके।
तो ऑब्वियसली अगर तुम किसी बंदे की स्वॉर्ड हो तो तुम्हें भी उतना ही पावरफुल होना पड़ेगा जितना वो बंदा है, लेकिन ऑब्वियसली इनके पावर लेवल्स में काफी डिफरेंस होगा, ये तो हम बता ही सकते। और वेल ये बंदा जो प्री जनरेशन से बिलोंग करता है, इसने एक बार बोला था कि बेकुकॉन एक ही बार में काफी सारे बोर्ड्स को मार सकता था, मतलब अगर एक कुल्हाड़ी चलाएगा तो बहुत सारे बोर्ड्स को एक ही बारी में निपटा सकता है। नंबर 7 सैमडेक, वायरोलेट का लेजेंड और आंसू सेओंग का एक दोस्त, जिसको तुम प्री जनरेशन का जेम्स ली मान सकते हो, क्योंकि इस बंदे को सारे मार्शल आर्ट की टेक्निक्स आती है जैसे जेम्स ली को आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों में से किसी के पास भी कॉपी की एबिलिटी नहीं है, तो इन लोगों ने ट्रेन करके ही अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया है कि इनको हर एक मार्शल आर्ट टेक्निक अच्छी तरीके से आती है। साथ ही साथ सैमडेक भी मैनेजर किम और हांसू सेओंग की तरह मिलिट्री मैन रह चुका है, और इसके स्क्वाड्रन के अंदर ये अकेला एक ऐसा बंदा था, ऐसा बोला जाता है कि इसके स्क्वाड्रन के अंदर ये अकेला ऐसा बंदा था जिसने आज तक एक भी फाइट नहीं आ रही है। और एक चीज, अगर तुम इसके बॉडी स्ट्रक्चर पे जा रहे हो और सोच रहे हो कि ये तो बहुत कमजोर सा दिखता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसकी बॉडी जस्ट काफी रिप्ड है। नंबर 6 चार्ल्स शोई, लुकिज्म के अंदर सबसे हैवी बॉडीगार्ड रखने वाला बंदा चार्ल्स शोई। जी हाँ, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर इसके बॉडीगार्ड्स को भी हटा दो तो ये खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन कितना पावरफुल, तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल आ ही रहा होगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। वेल, इसके पावर लेवल का हिसाब इस चीज से लगा सकते हैं कि प्री जनरेशन में ये पहला और अकेला ऐसा मेंबर था जिसको इनविजिबल अटैक्स आते थे। और एक चीज, इसके इनविजिबल अटैक गापरोंग किम के अलावा प्री जनरेशन के अंदर भी कोई भी नहीं देख सकता था। इनविजिबल अटैक का मतलब इनविजिबल अटैक्स ही होता है। प्लस हमने देखा है कि चार्ल्स चोई ने एक हाथ के साथ कोजिमा ब्रदर्स का क्या हाल करा था, साथ ही साथ इसने एक हाथ के साथ ही बोकुनो जो कि प्री जनरेशन का ही एक मेंबर था, और जी चांग वक जो कि फर्स्ट जनरेशन का किंग ऑफ सोल, मतलब फॉर्मर किंग ऑफ सोल, और जिसको फर्स्ट जनरेशन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट किंग का टाइटल मिला हुआ था, उसको भी हराया था। अब सोच लो, अगर एक हाथ से इतना कुछ कर पा रहा है तो दो होते तो क्या करता। नंबर 5 जिन्योन पार्क, डैनियल का अंकल और गापरोंग किम की फिस्ट गैंग का नंबर 3। मैं जानता हूँ जिन्योन पार्क एलाइट से नीचे आता है गापरोंग किम की फिस्ट गैंग के अंदर, लेकिन स्टिल मैंने एलाइट से ऊपर इस बंदे को क्यों रखा है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इसके पास कॉपीइंग एबिलिटी है। अब देखो, एलाइट के पास इनविजिबल अटैक हो या ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे सामने वाला इनविजिबल अटैक को कॉपी कर ही सकता है तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। प्लस जिन्योन पार्क को कॉपी लेजेंड बोला जाता था प्री जनरेशन के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि कॉपिंग के बारे में हमें एक मेन चीज पता है कि जब आप किसी को कॉपी करते हो तब आप वो पावर जनरेट नहीं कर सकते, ऐसा हमने डैनियल से सुना था, लेकिन जिन्योन पार्क ऐसा कर सकता था और इसीलिए इसको कॉपी लेजेंड बोला जाता था। ये उस बंदे की रियल पावर को भी जनरेट कर सकता है जिससे इसने वो कॉपी करी थी। जैसा कि हम देखते हैं, ये गापरोंग किम की टेक्निक्स यूज करता है उसी पावर के साथ, क्योंकि जब ये यूआई डैनियल से लड़ता है ये उसको काफी हद तक काफी अच्छा डैमेज देता है। वो बात अलग है कि ये काफी ज्यादा ओल्ड एज में आ गया इसलिए यूआई डैनियल से कुट जाता है, लेकिन अगर ये अपने प्री जनरेशन वाले दिनों में होता या फिर अगर ये अपने प्राइम में होता तो ये यूआई डैनियल को आराम से पटक के पेल देता। नंबर 4 शिनटारो यामाजाकी, शिंगेन का बड़ा भाई और गलतफहमी का शिकार। ये बंदा यामाजाकी क्लैन का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है और ये थोड़ा साइको भी है, मतलब इस बंदे के अंदर थोड़े स्क्रूज ढीले भी हैं, पर उन ढीले स्क्रूज को एक साइड रखते हुए इसके पावर लेवल्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहली चीज, इसने बचपन से ही ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी थी जिस वजह से इसका माइंड काफी ज्यादा शार्प है। और सबसे बड़ी चीज, ये बंदा भी हर मार्शल आर्ट्स के अंदर ट्रेंड है, मतलब लुकिज्म के अंदर आधे से ज्यादा प्री जनरेशन वाले हर मार्शल आर्ट्स के अंदर ट्रेंड ही है। पता नहीं कैसे चल रहा था प्री जनरेशन का टाइम। बट एक डिफरेंस शिनटारो यामाजाकी का ये है कि ये वेपन मास्टरी यूज करता है, मतलब इसके पास सारे मार्शल आर्ट्स की नॉलेज जरूर है, लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि ये वेपन मास्टरी ज्यादा यूज करता है, ये वेपन्स का यूज ज्यादा करता है और मेनली स्वॉर्ड का, जैसे कि गोकिन। उसके बाद इस बंदे के पास यूआई मोड है, मतलब इसके पास भी रिवर्स आइज है और ये यूआई में जाने के बाद थोड़ा बहुत पागल सा ही हो जाता है। ये वैसे भी साइको है और यूआई में जाने के बाद और ज्यादा पागल हो जाता है। प्लस इसके पास ब्लैक बोन भी है, मतलब इसकी हड्डियां किसी भी स्वॉर्ड या फिर किसी भी वेपन से ज्यादा हार्ड है और कोई भी वेपन इसकी हड्डी या फिर स्किन को नहीं काट सकता। इसके पावर लेवल्स का हिसाब हम ऐसे लगा सकते हैं कि जब इसकी फाइट हुई थी शिंगेन के साथ, तब ये अकेला ऐसा बंदा है गापरोंग किम के अलावा जिसने शिंगेन को बहुत ही बढ़िया तरीके से टक्कर दी थी, और साथ ही साथ इसने तो शिंगेन का हाथ भी काट दिया था। नंबर 3 जिन वूजिन। अब देखो, जिन वूजिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए क्योंकि इसका ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है, बट जब भी इसका जिक्र हुआ है किसी न किसी स्ट्रॉन्ग बंदे के मुंह से ही हुआ है, जैसे कि सेओंग ने बताया था कि ये बंदा गापरोंग किम का राइवल रहा है। साथ ही साथ जब सेओंग सेसीरियम यूज करता है जिन वूजिन का, तब जेम्स ली उसको बहुत ही जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो कहता है ये जिन वूजिन की सेसीरियम ही है। और सेकंड टाइम जब विंजिन सेसीरियम यूज करता है जिन वूजिन की, तब कीटे किम भी उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये जिन वूजिन की सेसीरियम ही है।
और देखो ये तो हम जानते हैं कि विंजिन कितना ज्यादा पावरफुल है, और विंजिन इसी का बेटा है, तो इसकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा पावरफुल है, तो सोचो ये खुद कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग्स भी रह चुका है प्री जनरेशन के अंदर। हाँ, वो बात अलग है कि जब विंजिन पैदा होने वाला था उसकी खबर सुन के ये इतना ज्यादा खुश हो गया कि ये दूध लेने गया था और अभी तक वापस नहीं आया। नंबर 2, शिंगन यामाजाकी। यामाजाकी क्लैन का लीडर टाइगर घोस्ट या फिर टीरो ओनी, जो एक लौता ऐसा बंदा था जिसके अंदर इतना कूदा था कि अपने प्राइम के अंदर वो सेओल आया गाप्रोंग किम की गैंग से लड़ने के लिए। लाइक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये अकेला बंदा बहुत सारे हजारों लोगों की पावर रखता था। वेल, रॉ स्ट्रेंथ के अलावा भी इसके पास कुछ ऐसी चीजें थी जो कि अनराइवल्ड थी, मतलब ऐसी चीजें आज तक किसी के पास नहीं हुई हैं सिवाय शिंगन यामाजाकी के। जैसे कि सबसे पहले इसकी यूनिक एबिलिटी की बात करते हैं, विच इज रिवर्स आइज या फिर यूआई मोड। अब देखो यूआई मोड तो सबके पास ही होता है, लेकिन ये बंदा अपना यूआई मोड कंट्रोल करके रखता था, क्योंकि अगर इसका अनलीश होता था यूआई मोड तो शायद तुमने डैनियल को तो देखा है 7-8 लोगों को एक साथ लपेटते हुए, ये 700-800 लोगों को एक साथ लपेट सकता था, इतना खतरनाक इंसान था ये। फिर अगर बात करें ब्लैक बोन की, तो ये ब्लैक बोन भी पोजेस करता था। लगभग यामाजाकी के प्री जनरेशन के कुछ ही लोग थे जो ब्लैक बोन पोजेस करते थे, जिसमें शिंगन और शिंटारो तो आते ही हैं, और ऑब्वियसली उनसे पहले वाले लोग भी ये पोजेस करते ही होंगे, क्योंकि ये पावर बहुत ही ज्यादा यूनिक थी यामाजाकी क्लैन को ही। एंड शिंगन की एक ऐसी फीट थी जो शायद कोई भी अभी तक लुकिज्म की मानवा में तो अचीव नहीं कर पाया, और वो ये थी कि इस बंदे ने लगभग सेओल पे कब्जा कर ही लिया था। अगर गाप्रोंग किम उस टाइम आके सेओल को नहीं बचाता तो आज सेओल का किंग गाप्रोंग किम नहीं बल्कि शिंगन यामाजाकी होता। एंड लास्ट में नंबर 1 और सबसे पावरफुल गाप्रोंग किम, जिनको कई नामों से जाना जाता है, लेजेंड ऑफ फ्री जनरेशन, लेजेंडरी फिस्ट, ड्रैगन एंड द मोस्ट गोटेड कैरेक्टर इन द लुकिज्म मानवा। कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं, कोई भी स्पेशल ब्लड लाइन नहीं, बस रॉ पावर और हार्ड वर्क। गाप्रोंग किम उस इंसान का नाम है जो प्री जनरेशन में सबसे पावरफुल माना जाता था। इतना पावरफुल कि ये इतना फेमस है कि इसको इस नाम से जाना जाता था कि ये अकेला ऐसा इंसान था जिसने यामाजाकी क्लैन के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई और उनको सेओल से भगा भी दिया। मतलब भगाने का मतलब समझते हो। साथ ही साथ ये ऐसे इंसान थे जिसने शिंगन यामाजाकी से 1-on-1 फाइट ली, और शिंगन यामाजाकी के पास यूआई मोड, ब्लैक बोन, ये सारी स्पेशल एबिलिटीज होने के बावजूद भी शिंगन यामाजाकी इनसे हार गया। प्लस तुम तो जानते ही होगे, लिस्ट में जितने भी पावरफुल लोग मैंने इनसे पहले बताए वो सारे इनके नीचे काम करते थे। मतलब टॉम ली, बेकुक्वान, जिन पार्क, एलाइट, इतने पावरफुल लोग अगर किसी के नीचे काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, इनकी लेजेंडरी फिस्ट गैंग के अंदर वो लोग काम करते थे, तो ऑब्वियसली तुम समझ सकते हो कि ये बंदा कितना पावरफुल होगा कि इतने पावरफुल लोग भी इनके अंडर आते थे। साथ ही साथ ये पहले ऐसे इंसान थे, और सिर्फ एक ऐसे इंसान थे जो इनविजिबल अटैक्स को देख सकते थे। वेल, विद दैट बीइंग सेड हम ये वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वेल, अगर तुम मेरी लिस्ट से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर तुम्हारी अपनी कोई रैंकिंग्स है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना शांति से। देखो, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, खैर गाली भी दे सकते हो अगर चाहो तो, मन करे तो कोई बंदा कुछ भी कर सकता है। और देखो, इसके बाद टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की वीडियो आएगी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो जाओ नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो, फ्री का ये कर सकते हो। साथ ही साथ वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने लुकिज्म वाली गैंग के अंदर, और उनको भी बोलना कि गीली पप्पी गैंग का मेंबर बने। मेरा मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खैर, मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।